अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अनोशा सीरीज़ की दूसरी कहानी, अनोशा और राजा पोरस, पहला हिस्सा। रात उस बस्ती के सरदार के यहाँ गुजारकर हम सुबह सवेरे ही वहाँ से चल दिए और वैरीनाग के चश्मे से उधर किसी जगह नहीं रुके। रास्ते में कई बस्तियाँ आईं और चंद एक बस्तियों में सारंग बाबा ने सांप के डसे हुए लोगों का इलाज भी किया, लेकिन इसमें कोई अनोखी बात न थी। सारंग बाबा का इलाज तकरीबन वैसा ही था जैसे परवरपुर से रवाना होने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुखिया के लड़के का किया था। उसके बाद कहीं ठहरने के बजाय आगे बढ़ते रहे। जब हम वैरीनाग के चश्मे पर पहुंचे तो शाम हो रही थी। सारंग बाबा कहने लगे, हम ऐन वक्त और ऐन मौके पर यहाँ आए हैं। अनोशा बेटे, ये अमावस की रात है। तुम जानते हो कि अमावस की रात घुप अंधेरा होता है और आसमान पर चांद बिल्कुल नहीं होता। जरा आराम करके ताज़ा दम हो लो। आधी रात के बाद हमें अपना काम शुरू करना है। क्या होगा महाराज? मैंने पूछा। इस चश्मे की तह में एक सुनहरा नाग रहता है। तुम्हें उसका मन हासिल करना है, लेकिन चोरी से नहीं, तोहफे के तौर पर। मैं कुछ नहीं समझा महाराज, मैंने हैरान होकर कहा। सारंग बाबा मुस्कुराए, फिर कहने लगे, अभी समझाई देता हूँ बेटे। बात यह है कि जिस सांप के मुंह में मन होता है वो एक अनमोल खजाने की तरह उसकी हिफाजत करता है। सुपेरों के लाख जतन करने पर भी वो उस मन को नहीं उगलता। सिर्फ अमावस की रात को वो बाहर निकलता है और अपने मन को मुंह से निकालकर एक तरफ रख देता है और फिर उसकी रोशनी में अपनी खुराक का बंदोबस्त करता है। अच्छी तरह पेट भर लेने के बाद वो दोबारा अपने मन को निगल लेता है। सुपेरे ऐसे सांप का बराबर पीछा करते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि अमावस की रात को वो सांप के दोबारा मन निगलने से पहले पहले उसे हासिल कर लें। कई सपेरे इस तरह उस अनमोल मन को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब तक सांप जिंदा रहता है अपने मन की भूख पर बराबर उस सपेरे का पीछा करता रहता है जिसने उसका मन चुराया होता है। इस तरह उस सपेरे की जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है। इसीलिए जो सपेरा उस सांप का मन हासिल कर लेता है उसकी कोशिश ये भी होती है कि वो सांप को जिंदा ना छोड़े। ये तो बड़ी ज्यादती है बाबा जी, मैंने कहा। हाँ बेटे, इसीलिए हम उस नाग के मन को ना तो चोरी करेंगे और ना उसकी जान लेंगे। वो खुद हमें अपना मन तोहफे के तौर पर देगा। शर्त सिर्फ ये है कि हम अपने आप को उसकी नज़रों में उस तोहफे के काबिल साबित कर सकें। ये कैसे होगा महाराज? मैंने कहा। क्या इसका कोई ख़ास तरीका है? कोई ख़ास तरीका नहीं, बस इतनी सी बात है कि अगर हम उस नाग के तमाम वार बर्दाश्त कर लें तो बात बन जाएगी। ये नाग एक मुद्दत से इस चश्मे में रहता है और अब तक बहुत से सपेरे यहाँ आकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये नाग यूं तो पानी में रहता है, लेकिन जब बाहर आता है और शूं शूं करता है तो इसके मुंह से शोले निकलते महसूस होती हैं। इसकी फुंकार से इर्द गिर्द के दरख्तों और झाड़ियों में आग लग जाती है और फिर जब वो अपना सांस अंदर की तरफ खींचता है तो कई सौ गज दूर खड़े हुए हैवान, इंसान और जानवर बेबस होकर उसके मुंह में खिंच जाते हैं। इतना खौफनाक सांप है ये? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, लेकिन तुम डरो नहीं। सारंग बाबा अंधाधुंध अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं धकेलेगा। मैंने तुम पर जो मेहनत की है वो यूं ही नहीं की। मुझे तुम पर भी भरोसा है और अपने आप पर भी, बल्कि मुझे तो शानी पर भी भरोसा है। शानी पर? हाँ। क्या वो भी तुम्हारी तरह हमारा बेटा नहीं है? क्यों शानी? और सारंग बाबा की इस बात पर मेरे गले में झूलते हुए शानी ने यूं सर हिलाया जैसे वो सारंग बाबा के सवाल का जवाब हाँ में दे रहा हो। सारंग बाबा मुस्कुरा दिए, फिर उन्होंने कहा, बस अब तुम आराम करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद जगा लूंगा। ये कहकर सारंग बाबा ने पहले तो शानी को दूध पिलाया, फिर अपने थैले से कुछ फल निकालकर मुझे दिए। ये फल हमने चश्मे की तरफ आते हुए रास्ते में जंगल से तोड़े थे। सारंग बाबा ने खुद कुछ नहीं खाया, बल्कि सारे फल मुझे खिला दिए। फल खिलाकर मैंने चश्मे का पानी पिया और वहीं एक तरफ लेट गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। फिर ठीक आधी रात के वक्त सारंग बाबा ने मुझे जगा दिया। मैं आंखें मलते हुए उठ बैठा। सारंग बाबा ने मेरे तमाम कपड़े उतरवा दिए और मेरे बदन पर सर से पांव तक कोई चिकनी सी चीज़ मल दी जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखी थी। फिर उसी चीज़ को उन्होंने शानी के बदन पर भी मल दिया। इसके बाद कहने लगे, अब तुम चश्मे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मैं बीन बजाना शुरू करता हूँ। अपने आप पर काबू रखना और अपनी जगह से बिल्कुल हरकत ना करना, लेकिन सांप जब अपना मन उगले तो उसे अपने हाथों में ले लेना, नीचे ना गिरने देना। समझ गए ना? हाँ महाराज, मैंने जवाब दिया। मैं चश्मे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। शानी मेरे गले में झूल रहा था। सारंग बाबा ने बीन बजाना शुरू की। ये एक ऐसी धुन थी जो उन्होंने अभी तक मुझे नहीं सिखाई थी। कोई 1 घंटे तक सारंग बाबा बीन बजाते रहे। मैं चश्मे की तरफ मुंह किए पानी पर नजरें जमाए खड़ा था। रात की तारीकी के बावजूद मुझे चश्मे का पानी साफ नजर आ रहा था। रात की तारीकी चश्मे के इर्द गिर्द हर चीज को अपनी लपेट में लिए हुए थी, लेकिन मेरे लिए रात की तारीकी दिन के उजाले की तरह थी। सारंग बाबा की नजरों ने बहुत पहले मेरे लिए दिन और रात का फर्क मिटा दिया था। अचानक चश्मे के पानी में खलचल सी पैदा हुई। सुनहरी नाग का फन पानी से बाहर आया।
इसके साथ ही उसने एक फुंकार मारी। आग का एक शोला आसमान की तरफ लपका और फिर सुनहरी नाग शूं शूं करता हुआ तेजी के साथ किनारे की तरफ आया। किनारे पर आकर उसने एक और फुंकार मारी। एक शोला सा मेरी तरफ बढ़ा और मेरे आसपास जो घनी झाड़ियां थीं उनमें आग लग गई। सुनहरी नाग पानी से बाहर निकल आया और किनारे पर कुंडली मारकर बैठ गया। जैसे ही वो कुंडली मारकर बैठा, सारंग बाबा ने तेजी से बीन की धुन बदल दी। अब बाबा वो धुन बजा रहे थे जो उन्होंने मुझे सिखाई थी। उस धुन को सुनते ही मेरे गले में झूलता हुआ छानी बेचैन होकर उठा और रेंगता हुआ नीचे जमीन पर उतर गया। सुनहरी नाग ने फिर एक जोरदार फुंकार मारी। आग का एक शोला सा मेरी तरफ बढ़ा और आसपास के दरख्त जल उठे। आग का ये शोला अगरचे पहले की तरह मेरे जिस्म को छूते हुए गुजरा था, लेकिन मुझे सिर्फ यूं महसूस हुआ था जैसे हवा का एक झोंका मेरे जिस्म को मस करते हुए गुजर गया है। कोई तपिश वगैरह मुझे महसूस नहीं हुई। फिर यकायक बीन की लय में तेजी आ गई और इसके साथ ही मेरे कदमों के पास एक फुंकार बुलंद हुई। ये फुंकार शानी की थी। इसको सुनकर सुनहरी नाग एकदम चौंक सा गया और उसी लम्हे शानी ने मेरे कदमों के पास से मेंढक की तरह छलांग लगाई और सुनहरी नाग से गुथ गया। सारंग बाबा को शायद पहले से इसका अंदाजा था, मगर सुनहरी नाग उनके अंदाजे से ज्यादा तेज निकला। शानी ने सुनहरी नाग की गर्दन को फन के नीचे वाली जगह पर अपने मुंह में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सुनहरी नाग ने एक झटके के साथ उसे नीचे पटक दिया और दूसरे ही लम्हे शानी सालम का सालम सुनहरी नाग के पेट में पहुंच चुका था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसकती जा रही है, लेकिन असल बात कुछ और थी। सुनहरी नाग ने अपना सांस अंदर की जानिब खींचना शुरू कर दिया था और मैं बेबस सा होकर उसकी तरफ खींचता जा रहा था। दूसरे ही लम्हे मैंने यूं महसूस किया जैसे मैं एक अंधेरे और सीले हुए गार में जा गिरा हूं। यह अंधेरा गार दरअसल सुनहरी नाग का पेट था, जहां मेरा दूध शरीक भाई शानी पहले से मौजूद था। लेकिन सारंग बाबा ने हमारे बदन पर जो दवा मल रखी थी उसके असर से सुनहरी नाग के पेट में मरोड़ उठने लगा था। मैं और शानी भी उसके पेट में अच्छी खासी उछल कूद कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उसने हम दोनों को उगल दिया और खुद तेजी से पानी में उतर गया। सारंग बाबा जो एक दरख्त की ओट में हो गए थे और शायद इसी वजह से सुनहरी नाग के मुंह में जाने से बच गए थे, तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने जल्दी जल्दी हमारे बदन से सुनहरी नाग के पेट की गलाजत साफ की और फिर मुझे थपकी देते हुए कहने लगे, शाबाश बेटे, आज मैदान हमारे हाथ रहा है। फिर वह शानी के बदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, शाबाश बेटे, तुम्हारी हिम्मत का भी जवाब नहीं। जरा देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, अनोशा बेटे, मुश्किल और असल काम यही था जिसमें तुम और शानी अपनी हिम्मत और हौसले की बदौलत कामयाब रहे। अब हम इसे महाताली की मार देंगे। इसके साथ हमारी अगली जंग और अंदाज में होगी। इस नाग को अपनी फुंकार की गर्मी पर बहुत मान था, लेकिन उसकी फुंकार तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकी। मैंने तुम्हारे जिस्म को ऐसा बना दिया है कि इस पर किसी हरारत का असर नहीं हो सकता। फिर इस नाग को इस बात पर बड़ा गुरूर था कि जब अंदर की जानिब सांस खींचता है तो क्या इंसान और क्या हैवान सब बेबस होकर उसके मुंह में खिंच आती हैं। तुम्हारा और शानी का इसके पेट में चले जाना कुदरती बात थी, लेकिन मैंने तुम दोनों के बदन पर जो दुआ मली थी वो इसीलिए थी कि नाग तुम्हें वापस उगलने पर मजबूर हो जाए। जितनी देर तुम इसके पेट में रहे हो, मैं दरख्त की ओट में खड़ा बीन बजाता रहा हूँ। मैं देख रहा था कि इसकी जान पर बनी हुई है, इसीलिए वो तुम्हें उगलते ही तेजी के साथ पानी में उतर गया। इतना कहकर सारंग बाबा ने एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगे, आओ अब यहाँ से चलें, इसे आराम करने दो, हम अगली जंग के लिए तैयारी करेंगे। ये कहते हुए सारंग बाबा एक तरफ को चल दिए। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, शानी को गले में डाला और उनके साथ हो लिया। सारंग बाबा ने चश्मे के करीब एक गार में डेरे डाल दिए और उस गार में मेरा महाताली का सबक शुरू हुआ। सफ़र की हालत में सारंग बाबा ने मुझे 100 नई धुनें सिखाई थीं और ये 100 धुनें मैंने ना सिर्फ 40 दिनों में सीख ली थी, बल्कि 41वें दिन उन्हें उसी तरतीब से बजाकर भी दिखा दिया था। लेकिन महाताली की बात ही कुछ और थी। उसका सीखना मेरे लिए अब एक आजमाइश से कम ना था और ऐसी आजमाइश से मैं अब तक दो चार नहीं हुआ था। सारंग बाबा सुबह के वक्त मुझे उस धुन का थोड़ा सा सबक देते और फिर अपना थैला उठाकर करीबी बस्तियों की तरफ निकल जाते। सबसे करीब बस्ती भी 4 कोस से कम ना थी। बाबा वहाँ से खाने पीने का सामान और शानी के लिए दूध लाते। उनके आने तक मैं अपने सबक की मश्क करता रहता। फिर खाने पीने से फारिग होने के बाद उन्हें अपना सबक सुनाता। अगले दिन वो उसका अगला हिस्सा सिखाते और मैं उसकी मश्क करता और पिछले पहर उनको सुनाता। इस तरह एक एक करके 30 दिनों में महाताली का सबक पूरा हुआ। मुझे इस धुन को सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसका अंदाज़ा मेरे सिवा किसी को नहीं हो सकता। मुझे ख्याल तक भी ना था कि एक धुन सीखने के लिए पूरे 30 दिन दरकार होंगे। इसलिए सारंग बाबा के गुरु नागेश महाराज कहा करते थे कि जिसे महाताली आती हो वो सांपों का पूरा नहीं तो आधा बादशाह जरूर बन जाता है। जब सारंग बाबा मेरी बीन पर महाताली शुरू से आखिर तक सुन चुके तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया
और फिर पीठ थपकते हुए बोले, मुझे तुम्हारी हिम्मत और मेहनत का शुरू ही से अंदाजा था बेटे। मैं जानता था कि अनोशा मुझे मायूस नहीं करेगा। तुम महाताली सिर्फ 30 दिन में सीख गए हो। मैंने इसे नागेश महाराज से 1 साल में सीखा था और मेरे एक साथी ने इसे सीखने में 1 ना 2 पूरे 10 साल लगा दिए थे। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया वो बोले, आज ही तुमने महाताली का सबक पूरा किया है और आज ही तुम्हारा इम्तिहान होगा। आज अमावस की रात है ना। आज सुनहरी नाग के दरमियान हमारा दूसरा मार्का होगा। मुझे उम्मीद है कि मैदान इस बार भी हमारे हाथ रहेगा। इसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि क्या कुछ करना है और कब और कैसे करना है। फिर वो कहने लगे, अब तुम आराम करो, आधी रात से ज़रा पहले मैं तुम्हें जगा लूँगा। मैं गार के एक कोने में लेट गया और ज़रा देर बाद ही गहरी नींद सो गया। आधी रात से ज़रा पहले सारंग बाबा ने मुझे उठाया और मैं उनके साथ चश्मे की तरफ चल दिया। चश्मे पर पहुंचकर सारंग बाबा ने शानी को मेरे गले से उतारा और उसे अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने फन से ज़रा नीचे शानी की गर्दन मजबूती से थाम ली और मुझे बीन बजाने का इशारा किया। मैंने वही आखिरी 100वीं धुन शुरू की जो सारंग बाबा ने मुझे सिखाई थी और जिसे मैंने सरदार की बीवी की बीमारी दूर हो जाने की खुशी में मनाए जाने वाले जश्न में बजाया था। यह धुन शानी की धुन थी। मैं बीन बजाता रहा और शानी सारंग बाबा के हाथ में बेचैनी से बल खाता रहा। जैसे जैसे बीन की लय तेज होती गई, शानी की बेचैनी में इजाफा होता गया। फिर अचानक सारंग बाबा ने शानी की गर्दन छोड़ते हुए उसका रुख चश्मे की तरफ कर दिया। आग का एक शोला सा चश्मे की तरफ लपका और उसका सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। चश्मे की तह साफ नजर आ रही थी और उस तह में सुनहरी नाग कुंडली मारे बैठा था। सुनहरी नाग को देखते ही शानी बेकाबू हो गया। करीब था कि वो लपक कर सुनहरी नाग से 2-2 हाथ करने के लिए चश्मे की तह में पहुंच जाए कि सारंग बाबा ने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और बच्चे की तरह चमकारते हुए बोले, नहीं शानी बेटे, तुम्हारा काम बस इतना ही था, अब हमारी बारी है। सारंग बाबा के अल्फाज सुनते ही शानी एक फर्मा बरदार बच्चे की तरह खामोश हो गया। मैंने उसे सारंग बाबा से लेकर अपने गले में डाल लिया और फिर सारंग बाबा के इशारे पर चश्मे के दूसरी तरफ जा पहुंचा। इसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी बीन पर महाताली की धुन बजानी शुरू कर दी। महाताली की धुन शुरू होते ही सुनहरी नाग ने एक झुरझुरी ली और चारों तरफ सर को घुमाते हुए शूं शूं करने लगा। उसके शूं शूं करने की देर थी कि चश्मे में, जिसका पानी शानी की फुंकार ने भाप बनाकर उड़ा दिया था, दोबारा ना जाने किस तरह से पानी आने लगा और देखते ही देखते वो दोबारा पानी से भर गया। लेकिन इसके साथ ही सुनहरी नाग भी पानी की सतह पर आ गया। पानी की सतह पर आने के बाद सुनहरी नाग पर वो कुछ बीती जिसका मुझे गुमान नहीं था। 2 मुखालिफ सिमतों से आती हुई महाताली की धुन ने उस पर बराबर असर कर रही थीं। कभी वो मेरी तरफ आता और कभी सारंग बाबा की तरफ जाता, फिर पलटकर मेरी तरफ आता और मेरी तरफ से पलटकर फिर सारंग बाबा की तरफ जाता। कभी वो मेरी बीन की आवाज़ पर मस्त होकर आता और कभी सारंग बाबा की बीन की आवाज़ उसे अपनी तरफ खींचती। मैं और सारंग बाबा पूरे जोश से बीन बजाते रहे और सुनहरी नाग चश्मे के किनारे से दूसरे किनारे की तरफ और दूसरे से पहले की तरफ दीवानों की तरह दौड़ता रहा। इस भाग दौड़ ने आखिर उसे थका दिया और उसे हरकत करना दुश्वार महसूस होने लगा। इस मरहले पर सारंग बाबा ने बीन बजानी बंद कर दी और खुद भी उस किनारे पर आ गए जहाँ मैं खड़ा बीन बजा रहा था। सुनहरी नाग आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर रेंगते हुए मेरी तरफ आया और बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलकर किनारे पर कुंडली मारकर बैठ गया। वो थोड़ी देर तक इस तरह चुपचाप बैठा रहा जैसे कोई अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त कर रहा हो। फिर उसने अपना मुंह खोला और मन उगल दिया। अंधेरी रात में जैसे हजारों बिजलियां कौंध गईं। मैं इसके लिए पहले से तैयार था। मैंने फौरन आगे बढ़कर मन को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथों में थाम लिया। सारंग बाबा ने दूध के 2 बर्तन पहले से वहां रख छोड़े थे। उनके इशारे पर मैंने मन को दूध के एक बर्तन में डाल दिया। दूसरा बर्तन उन्होंने उठाकर सुनहरी नाग के आगे कर दिया। सुनहरी नाग तो चुपचाप दूध पीने लगा, लेकिन जिस बर्तन में मैंने उसका मन डाला था उसकी अजीब हालत हुई। मन के डालते ही सारा दूध एकदम यूं उबलने लगा जैसे उसे बहुत तेज आंच पर रख दिया हो। ये सब मन की गर्मी का असर था। दूध के खौलते ही सारंग बाबा ने मुझे इशारा किया और मैंने वो सारा दूध एक ही सांस में पी लिया। खौलता हुआ दूध मुझे ज़रा भी गर्म नहीं लगा, लेकिन इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि सुनहरी नाग का वो मन जो मैंने उसी बर्तन में डाला था अब उसमें मौजूद ना था। मैंने हैरत से कहा, बाबा जी वो मन कहाँ गया? सारंग बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, अभी जो दूध पिया है तुमने, लेकिन उसमें मन तो नहीं था महाराज। सारंग बाबा कुछ कहने वाले थे कि झपाक की सी आवाज़ आई। मैंने चौंक कर देखा। सुनहरी नाग दूध पी लेने के बाद वापस चश्मे में उतर गया था। सारंग बाबा कहने लगे, आओ आप वापस चलें, हमारा काम खत्म हो चुका है। लेकिन वो मन कहाँ गया महाराज? मैंने बेचैनी से कहा। तुम्हारे पेट में, सारंग बाबा हंसते हुए बोले। हकीम और वैद्य शरबत में मोती और हीरे हल करके बादशाहों को पिलाती हैं। मेरे बादशाह तुम हो। मैंने सुनहरी नाग का मन दूध में हल करके तुम्हें पिला दिया है।
सांप का मन हासिल कर लेना कोई कमाल नहीं है बेटे। सांप के मन को अपने बदन का जुज्व बना लेना कमाल है। ये कमाल मेरे गुरु नागेश महाराज में था, ये कमाल तुम्हारे सारंग बाबा में है और अब ये कमाल तुम में भी है। आज से सुनहरी नाग के मन की तमाम खूबियां तुम्हारे बदन में आ गई हैं और अभी देखना तो सही आगे आगे क्या होता है। तुम वो कुछ बन जाओगे कि बड़े बड़े राजा तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे, बड़े बड़े बहादुर तुम्हारे सामने कान पकड़ेंगे और माथा रगड़ेंगे। मैं तुम्हें यूं ही अपने साथ नहीं लाया हूँ। सारंग बाबा के इन अल्फाज से मुझे अपने बाप राजा अंबी के दरबार के नजूमी याद आ गई। उन्होंने मेरे पैदा होने पर यही अल्फाज कहे थे, लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा न था कि उनकी ये बात कब कहाँ और कैसे पूरी होगी। गार की तरफ वापस आते हुए मुझे अपने आप में गैर मामूली तब्दीली का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे ज़मीन आसमान की सारी गर्मी और सारी बिजलियां मेरे वजूद में समा गई हैं। ये उस सुनहरी नाग के मन का असर था जिसे सारंग बाबा ने दूध में हल करके मुझे पिला दिया था। गार में पहुंचकर सारंग बाबा मुझसे कहने लगे, अनोशा बेटे, आज से तुम्हारी तरबियत का एक नया मरहला शुरू होता है। सुनहरी नाग का मन तुम दूध में घोलकर पी चुके हो, उसका असर भी तुम्हें अपने वजूद में साफ महसूस हो रहा है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उसकी तमाम सिफतें पूरी तरह तुम्हारे वजूद में रच बस जाएं। इसलिए आज से 40 दिन तक तुम बिल्कुल अकेले रहोगे, ना कुछ खाओगे और ना कुछ पियोगे और ना जुबान से कोई बात करोगे। ये 40 दिन तुम इसी गार में रहोगे और 41वें दिन ठीक आधी रात के वक्त चश्मे पर पहुंचकर सुनहरी नाग को आवाज़ दोगे। वो तुम्हारे लिए एक ऐसा खाना लेकर आएगा जो तुमने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। ये कहकर सारंग बाबा दम भर को रुके, फिर कहने लगे, इसके साथ ही मैं तुम्हें एक मंत्र भी बता देता हूँ, उसका जाप करते रहना। इससे तुम्हें वक्त गुजारने में आसानी होगी और तुम्हारी रूहानी ताकतों में भी इजाफा होगा। तुम्हारा ये जाप अभी से शुरू हो जाना है। शानी को मैं अपने साथ लिए जाता हूँ। ठीक 41वें दिन आधी रात के वक्त तुम मुझे चश्मे के किनारे मौजूद पाओगे। ये कहकर सारंग बाबा ने शानी को मेरे गले से उतार कर अपने हाथ में ले लिया और गार से बाहर निकल गए। मैं उनकी हदायत के मुताबिक गार के फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया और उनके बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। कोई 1 पहर तक जाप करने के बाद मुझ पर नींद तारी होने लगी और मैं जागते रहने की कोशिश के बावजूद नींद की आगोश में पहुंच गया। आंख खुली तो बाहर दिन का उजाला फैला हुआ था। मैं गार से निकला और चश्मे पर आया। नहा धोकर ताज़ा दम होने के बाद फिर गार में गया और फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया। सुबह का बैठा हुआ शाम और फिर आधी रात गई तक मंत्र पढ़ता रहा। इस दौरान में मुझे ना तो भूख महसूस हुई और ना प्यास ही लगी। हाँ, सारे जिस्म में अंगारे और बिजलियाँ सी अब भी महसूस होती थीं। इसके बाद मुझे नींद ने आ लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर एक के बाद दूसरा दिन एक एक करके गुजरते गए। मुझे ना तो भूख ने सताया और ना प्यास ने तंग किया। जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी भी महसूस न होती थी। सिर्फ अकेले होने का ख्याल ज़रा परेशान करता था। लेकिन मैंने अपने आप को मंत्र के जाप में कुछ इस तरह गुम कर लिया था कि यूँ महसूस होने लगा था जैसे मैं सदियों से इस गार में अकेला रहता हूँ और इसी तरह जाप करता आ रहा हूँ। वो बिजलियाँ और अंगारे जो पहले दिन मुझे अपने वजूद में भरे हुए महसूस हुए थे, अब यूँ लगता था जैसे वो मेरे खून में घुल मिल गए हैं। शायद यही सारंग बाबा भी चाहते थे। 41वें दिन ठीक आधी रात को मैं गार से निकलकर चश्मे के किनारे पर पहुंचा। सारंग बाबा मुझसे पहले वहां मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपनी आगोश में भींच लिया और पेशानी चूमते हुए बोले, शाबाश अनोशा बेटे, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है। मुझे तुमसे ऐसी ही आस थी। शानी कहाँ है बाबा जी? मैंने पूछा। उसे मैं छोड़ आया हूँ बेटे, सारंग बाबा बोले। मुनासिब यही था। लो, अब तुम नाक को आवाज़ दो कि तुम्हारा 40 दिन का भूखा प्यासा भाई तुम्हारे दरवाजे पर आया है। आओ और उसे खाना खिलाओ। सारंग बाबा के कहने के मुताबिक मैंने अपने गले की पूरी ताकत से पुकार कर कहा, ऐ वैरी नाग के सुनहरी नाग, तुम्हारा 40 दिन का भूखा प्यासा भाई तुम्हारे दरवाजे पर आया है। आओ और उसे खाना खिलाओ। मेरे ये कहने की देर थी कि चश्मे की सतह पर हलचल सी हुई। सुनहरी नाग तेजी से दरवाजे की तरफ आया। किनारे पर आकर उसने मुंह खोला और एक सेब जमीन पर डाल दिया। फिर दोबारा पानी में गोता मार गया। जरा सी देर बाद उसने एक और सेब किनारे पर लाकर डाल दिया। फिर एक और। थोड़ी ही देर में मेरे सामने सेबों का ढेर लग गया। मैं हैरानी से उन सेबों को देख रहा था और सोच रहा था कि चश्मे के अंदर ये सेब कहाँ से आ गए। ऐसे गहरे सुर्ख रंग के सेब मैंने आज तक नहीं देखे थे। हैरान क्या हो रहे हो अनोशा बेटे? सारंग बाबा बोले। खाओ और अपने भाई की मोहब्बत और मेहमान नवाजी की दाद दो। अपने भाई की मोहब्बत और मेहमान नवाजी? मैंने और भी हैरान होकर कहा, मैं कुछ नहीं समझा महाराज। सारंग बाबा हंसकर बोले, अरे मूर्ख, उसने तुम्हें अपना मन दिया है, इसके बाद तुम दोनों ने साथ साथ दूध पिया था। इस तरह तुम दोनों दूध शरीक भाई बन गए। शानी की तरह तुमने उसके सामने ही वो दूध पिया था जिसमें उसका मन घुल गया था। उसे अपने मन की तासीर का इल्म है। उसे मालूम था कि उसका मन दूध में घोल कर पीने के बाद तुम 40 दिन तक कुछ खाओगे और ना कुछ पियोगे।
और फिर 41वें दिन आधी रात को यहाँ आओगे। ये सेब चश्मे के अंदर के नहीं बल्कि इर्द गिर्द के दरख्तों के हैं जो उसने पहले से तुम्हारे लिए जमा कर रखे थे। आखिर अपने भाई की दावत करना उसका फर्ज था। लो, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। अब ये सेब खाओ और अपने भाई की मोहब्बत और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करो। सामने सुरख सुरख सेबों का ढेर लगा देखकर मेरी 40 दिन की भूख एकदम जाग उठी। मैं नदीदों की तरह उन सेबों पर टूट पड़ा और ज़रा सी देर में सारे सेबों का सफाया कर डाला। बड़े ही मीठे सेब थे। सेब खाकर मैंने डकार ली और फिर बुलंद आवाज़ से कहा, ए वैरी नाग के सुनहरी नाग, ए मेरे भाई, तुम्हारी मोहब्बत और मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया। तुम्हारी ये दावत मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें ये दूध पीना है, सारंग बाबा ने हंसते हुए कहा और करीब पड़े हुए दूध के बर्तन की तरफ इशारा किया। मैं हैरान होकर बोल उठा, तो क्या ये दूध भी सुनहरी नाग ही लाया है? बस यही समझ लो बेटे, सारंग बाबा मुस्कुराते हुए बोले। मैं समझा नहीं महाराज। मैंने कहा, बात यह है अनोशा बेटे, लोग इस चश्मे को मुकद्दस समझती हैं और हफ्ते के हफ्ते इस नाग के लिए दूध से भरे बर्तन किनारे पर रख जाती हैं। ये वो दूध है जो इस नाग के लिए लाया गया था, लेकिन उसने खुद पीने के बजाय तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। तुम्हारा भाई जो हुआ, अगर ये बात है तो मैं अकेला ये दूध नहीं पीऊँगा, हम दोनों पियेंगे। मैं उसे अभी आवाज़ देता हूँ। और मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ए वैरी नाग के सुनहरी नाग, ए मेरे भाई, आओ और मेरे साथ मिलकर ये दूध पियो। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन पानी में कोई हरकत नहीं हुई। ऐसा मालूम होता था कि सुनहरी नाग को मेरी पेशकश मंजूर नहीं है। इस पर मैंने दोबारा कहा, ए वैरी नाग के सुनहरी नाग, ए मेरे भाई, जल्दी आओ और मेरे साथ ये दूध पियो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और दूध पिए बगैर चला जाऊँगा। इस पर चश्मे के पानी में हरकत हुई। सुनहरी नाग पानी की सतह पर जाहिर हुआ और तैरता हुआ किनारे की तरफ आया। फिर उसने अपना भारी भरकम जिस्म पानी से निकाला और किनारे पर कुंडली मारकर बैठ गया। मैंने बर्तन उठाकर मुंह से लगाया और आधा दूध पीकर बर्तन उसके आगे रख दिया। सुनहरी नाग दूध पीने लगा, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। दूध पीकर उसने मेरी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और फिर पानी में गोता मार गया। कहो, अब तो खुश हो अनोशा बेटे? सारंग बाबा ने हंसते हुए कहा। हाँ बाबा जी, मैंने जवाब दिया। तो आओ अब चलें, सारंग बाबा बोले। शानी तुम्हारी राह देख रहा है। मेरा ख्याल था कि सारंग बाबा ने कहीं आसपास ही किसी गार में अपना ठिकाना बना लिया होगा, लेकिन मेरी हैरानी की कोई हद न रही जब सारंग बाबा ने कहीं रुकने का नाम ही ना लिया। चलते चलते सुबह हो गई तो मैंने कहा, ये हम कहाँ जा रहे हैं महाराज? शानी के पास, सारंग बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन शानी है कहाँ महाराज? शहर भोगमती के राजा नागसीन के महल में, सारंग बाबा बोले। जितने दिन तुमने वैरी नाग के पास गार में गुजारे हैं, उतने ही दिन मैं और शानी राजा नागसीन के मेहमान रहे हैं। अब तुम उनके मेहमान बनोगे। वैरी नाग के सुनहरी नाग की दावत के बाद अब राजा नागसीन की दावत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो दावत पानी के राजा की थी, ये दावत खुशकी के राजा की है। इतना कहकर सारंग बाबा खामोश हो गए। हम चलते गए और फिर सारा दिन चलते रहे। शाम हो रही थी जब हम शहर भोगमती के दरवाजे पर पहुंचे। शहर के दरवाजे पर राजा के सिपाही हमारा इंतजार कर रहे थे। वो हमें सीधे राजा के महल में ले गए। हमारे आने की खबर होते ही राजा भागा भागा आया। उसने पहले सारंग बाबा के कदम छुए और फिर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और फिर कहने लगा, बड़ी राह दिखाई महाराज, शुक्र है कि आज आपके दर्शन हुए। जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। राजा नागसीन उधेड़ उम्र का आदमी था। उसे घुटनों को हाथ लगाते देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और उसकी बातों ने मुझे और भी हैरत में डाल दिया। क्या उसे मेरा इंतज़ार था? उसने मेरा जिक्र किससे सुना था? कब सुना था? मेरे जहन में घूमते हुए ये सवाल जुबान पर आया ही चाहते थे कि सारंग बाबा ने जैसे मेरी हैरानी भांप ली और मुझे खामोश रहने का इशारा किया। राजा नागसीन हमारे साथ महल के उस हिस्से तक आया जो हमारे ठहरने के लिए मखसूस किया गया था। फिर उसने सारंग बाबा से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि फ़कीरों और जोगियों की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरा शहर यहाँ आने वाले हर जोगी का इस्तकबाल करता है और हर जोगी और फ़कीर के लिए मेरे महल के दरवाजे दिन रात खुले रहते हैं। लेकिन आपकी और अनोशा महाराज की बात ही दूसरी है। मैं उसी वक्त से आप और अनोशा महाराज का इंतज़ार कर रहा था जब आप और अनोशा महाराज ने मेरे दोस्त सरदार की बीवी के पेट से सांप निकाला था। सरदार मेरा पुराना दोस्त है और उसने अपनी बीवी के तंदुरुस्त होने पर जो जश्न किया था उसका सारा हाल मुझ तक पहुंच चुका है। मैं जानता हूं कि आप और अनोशा महाराज बड़े पहुंचे हुए जोगी हैं, इसलिए अगर आपकी खिदमत में मुझसे कोई कोताही हो जाए तो अनोशा महाराज से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि वो मुझे मुआफ़ कर दें। राजा नागसीन की इस बात के जवाब में मैं कुछ कहने ही लगा था कि सारंग बाबा ने फिर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और राजा से कहने लगे,
ये तुम ख्वामखा का तकल्लुफ़ कर रहे हो मेरे दोस्त। आखिर हमें यहाँ रहते 40 दिन हो गए हैं। लेकिन महाराज, राजा नाग सिंह ने जल्दी से कहा। अनोशा महाराज तो आज ही यहाँ आए हैं, तुम फिक्र ना करो, सारंग बाबा ने कहा। ये मेरा बेटा है। जब बाप को तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई तो बेटे को भी नहीं होगी। वैसे भी हम जोगी लोग कोई शिकायत नहीं करते। तुम जाओ और इत्मीनान से अपने कामों की तरफ तवज्जो दो। जो हुक्म महाराज, राजा नाग सिंह ने कहा और वहाँ से चला गया। राजा के जाने के बाद मैंने कहा, ये सब क्या है बाबा जी, मैं कुछ नहीं समझा। सारंग बाबा मुस्कुरा कर बोले, समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। शानी कहाँ है? मैंने कहा। आपने तो कहा था कि हम शानी के पास जा रही हैं। सारंग बाबा ने कुछ जवाब देने के बजाय होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं चुपका हो रहा। जरा देर बाद महल का एक नौकर हमारे लिए खाना लेकर आ गया। बिल्कुल सादा सा खाना था, चंद चपातियाँ, भिगारी हुई दाल और चंद फल। उस खाने को देखकर यह गुमान भी ना हो सकता था कि यह किसी राजा के महल से भेजा गया है। मैंने खामोशी से यह खाना खा लिया। खाने के बाद हम लेट गए। वैसे तो मैं सारंग बाबा से एक दो नहीं ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन मैंने देख लिया था कि वो बातों की बजाय खामोशी को ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए खाने के बाद मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गया और फिर जल्द ही गहरी नींद की आगोश में पहुंच गया। आधी रात के करीब सारंग बाबा ने मुझे जगा दिया। वो मेरा कंधा झंझोड़ते हुए बोले, उठो अनोशा बेटे, वहाँ कब से तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। मैं आंखें मलते हुए उठ बैठा और हैरत से बोला, कहाँ इंतज़ार हो रहा है महाराज? दावत में। सारंग बाबा बोले, चलो जल्दी करो, बातें करने का वक्त नहीं है। मैं फौरन उठा और सारंग बाबा के साथ हो लिया। वो मुझे साथ लिए महल से बाहर निकले और आग के उस अलाव की तरफ बढ़े जो कुछ फासले पर जलता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच गए। ये एक खासा लंबा चौड़ा मैदान था जिसके दरमियान में आग का अलाव रोशन था। उस अलाव से ज़रा हटकर एक लाश पड़ी थी और उस लाश से कोई 20 गज के फासले पर कुछ लोग खड़े थे। मैंने उन लोगों की तरफ एक नज़र डाली तो महसूस हुआ कि उनके चेहरों पर खौफ की परछाइयाँ रेंग रही हैं। उनमें राजा नाग सिंह भी था। सारंग बाबा ने फौरन ही मुझे सारी बात बता दी। अलाव के करीब रखी हुई लाश एक ऐसे शख्स की थी जो अगरचे राजा नाग सिंह का भाई था, लेकिन राजमहल में रहने की बजाय गली कूचों में नंग धड़ंग फिरा करता था। लोग उसे ज़बरदस्ती खिलाते पिलाते थे और जब भी उसे कोई कपड़ा पहनाया जाता वो उसके चीथड़े कर देता। राजा नाग सिंह ने बड़ी कोशिश की थी कि वो इस तरह फिरना छोड़ दे और राजमहल में या किसी और मकान में रहे, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रही थीं। कई दफ़ा राजा ने उसे महल में लाकर कड़ी निगरानी में रखा, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह महल से भाग जाता। थक हार कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। हाँ, राजा ने इतना ज़रूर किया था कि अपने कुछ आदमियों के ज़िम्मे ये काम लगा दिया था कि वो बराबर उसके साथ कुछ फासले पर रहकर उसकी खबरगिरी करते रहें। यही लोग ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाते थे और कभी कभी उसे लिबास भी पहनाने की कोशिश करते थे। राजा नाग सिंह का ये फ़कीर भाई बहुत कम बात करता था, लेकिन जब भी ज़ुबान खोलता तो उसकी ज़ुबान से निकली हुई बात ज़रूर पूरी होती। सारंग बाबा के आने से एक दिन पहले उसने भरे बाजार में सारंग बाबा आ गया का नारा लगाकर नाचना शुरू कर दिया था, और मेरे आने से 3 रोज़ पहले उसने लोगों को अपनी ज़ुबान दिखाकर कहा था, यह ज़ुबान अनोशा की है, अनोशा की है, अनोशा की है। उसने सारंग बाबा से शानी को यह कहकर मांग लिया था कि ये मेरा आखिरी वक्त का साथी है, और शानी भी उसके साथ ऐसा मानूस हो गया था जैसे वो और शानी जन्म जन्म के साथी हों। वो शानी को अपने नंग धड़ंग जिस्म के साथ यूं चिमटाए रखता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से चिमटाए रखती है। उसे अपनी आखिरी वक्त का भी शायद पहले से इल्म हो गया था। मरने से 1 रोज़ पहले वो उस मैदान में चारपाई डलवाकर उस पर आ लेटा था, और उसके कहने के मुताबिक चारपाई के करीब आग का अलाव रोशन कर दिया गया था। फिर उसने चुपचाप दम तोड़ दिया। शानी उस वक्त भी उसके जिस्म से चिमटा हुआ था। लोग खौफ भरे अंदाज से उसकी तरफ देख रहे थे। उन सबको मेरा इंतज़ार था, इसलिए कि वो मरने से ज़रा पहले आगाह कर गया था कि खबरदार अनोशा के सिवा और कोई मेरे पास ना आए। और अब अनोशा आ गया था। मेरे आते ही लोगों में पहले तो खुसर फुसर सी हुई, और फिर सब मिलकर नारे लगाने लगे, आ गए, अनोशा महाराज आ गए। मुझे अपनी ये इज़्ज़त अफजाई अजीब सी लग रही थी। दूसरों की ज़ुबान से अपने लिए महाराज का लफ्ज़ मुझे सचमुच बड़ा अजीब महसूस होता था। मेरे महाराज तो सिर्फ सारंग बाबा थे, वही सब कुछ थे, मैं तो कुछ भी ना था। जानते हो अब तुम्हें क्या करना है? सारंग बाबा ने मुझसे पूछा। नहीं महाराज, मैंने जवाब दिया, जो आप हुक्म देंगे वही करूँगा। वो अपनी ज़ुबान तुम्हें दे गया है, सारंग बाबा बोले। ये ज़ुबान तुम्हें उससे लेनी है और यही तुम्हारी दावत है। मैं हैरान सा होकर सारंग बाबा की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल संजीदा थे। फिर उन्होंने सारा काम मुझे समझाया।
सारंग बाबा की हदायत के मुताबिक मैंने पहले शानी को आवाज़ दी, शानी मेरे भाई आओ और अपने भाई अनोशा को अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो। आवाज़ देने की देर थी कि शानी लाश से हटकर चारपाई से उतरा और रेंगता हुआ सीधा मेरे कदमों में आ गया। मैंने उसे उठाकर प्यार किया, जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरा और फिर उसे सारंग बाबा के हवाले कर दिया। इसके बाद मैं चारपाई की तरफ बढ़ा। सारंग बाबा का बताया हुआ मंत्र पढ़ते हुए मैंने चारपाई के 3 चक्कर लगाए और फिर लाश के ऊपर इस तरह लेट गया कि मेरा मुंह उसके मुंह के ऊपर था। इसके साथ ही मैंने अपने दोनों हाथ उसके पीठ के पीछे ले जाकर उसे मजबूती के साथ अपने बाजू में जकड़ लिया। इसके बाद मैंने दिल ही दिल में सारंग बाबा का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया और इसके साथ ही सारंग बाबा ने बीन पर एक धुन बजानी शुरू की। ये महाताली की धुन थी। खासी देर तक मैं दिल ही दिल में मंत्र पढ़ता रहा और सारंग बाबा बीन बजाते रहे। फिर यकायक लाश में हरकत पैदा हुई। वो सीधी खड़ी हुई और उसने अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लाश कई कई गज तक ऊपर उछली और उसके साथ मैं भी उछला, लेकिन मैंने ना तो उसे अपनी गिरफ्त से निकलने दिया और ना उसके मुंह पर से अपना मुंह हटाया। इसके साथ ही मैं बराबर मंत्र पढ़ता रहा और सारंग बाबा बीन बजाते रहे। एक बार लाश पहले से कई गुना ऊपर उछली और इसके साथ ही मैं भी फिजा में बुलंद हो गया। लाश का मुंह खुला और उसकी ज़ुबान बाहर निकल आई। मैंने उसे फ़ौरन अपने मुंह में ले लिया। लाश की सारी हरकत एकदम थम गई और वो जितनी तेज़ी से ऊपर उछली थी उतनी ही तेज़ी से नीचे की तरफ आई और हम दोनों धम से आग के दहकते हुए अलाव में आ गिरे। अलाव में गिरते ही मेरी गिरफ्त लाश पर से खुद ब खुद ढीली पड़ गई। लाश का मेरी गिरफ्त से आज़ाद होना था कि वो किसी सूखी लकड़ी की तरह जल उठी और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। लेकिन मुझ पर आग के अलाव का ज़रा सा भी असर न हुआ। यूँ लगता था जैसे मैं अलाव में नहीं, घास के किसी नरम नरम ढेर पर आ गिरा हूँ। मुझे ना तो आग की तपिश महसूस हुई और ना आग ने मेरे जिस्म पर कोई असर किया। मैं गिरते ही उठा और जलती हुई लकड़ियों पर से होता हुआ बाहर आ गया। सारंग बाबा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूमते हुए बोले, शाबाश बेटे, तुमने कमाल कर दिया है। अब मैंने इर्द गिर्द निगाह की। लोग हैरत और खौफ की तस्वीर बने खड़े थे। आग के अलाव में से जिंदा सलामत निकलते देखकर उन पर जो हैरानी तारी हुई उसने उनकी जुबानें गुंग कर दी थीं। वो मेरी तरफ यूं देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। खुद राजा नागसीन भी फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था और फिर यकायक मुझे एहसास हुआ कि लाश की जुबान बताशे की तरह मेरे मुंह में घुल गई है। ये बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन सांप का मन दूध में हल करके पीने और आग के अलाव से जिंदा सलामत निकल आने के बाद मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। सारंग बाबा ने मुझे ना जाने क्या से क्या बना दिया था। फिर जैसे लोगों की हैरानी ख़त्म हो गई और उन्हें मालूम हो गया कि उनकी आंखों ने जो कुछ देखा है वो एक वहम नहीं हकीकत है, उन्होंने ज़ोर से नारा लगाया, अनोशा महाराज की जय। नागसीन ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूमे और उनकी देखा देखी लोग भी दीवानों की तरह मेरे हाथ चूमने लगे। हम पूरे 40 दिन राजा नागसीन के यहाँ मेहमान रहे। इस दौरान में आग के अलाव की दावत की खबर दूर दूर तक फैल गई। रोज़ाना सैकड़ों लोग आते और यूं मेरे घुटनों को हाथ लगाते जैसे मैं कोई बहुत ही पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूं। खुद राजा नागसीन हमारे खाने के वक्त नौकरों की तरह हाथ बांधे हमारे सामने खड़ा रहता। 41वें दिन जब हम वहां से चले तो वो अपने दरबारियों समेत खासी दूर तक हमें छोड़ने आया। राजा नागसीन से रुखसत होकर हम कई रोज़ तक सफ़र करते रहे। जिस बस्ती में भी दाखिल होते यूँ मालूम होता जैसे वहाँ के लोगों को हमारे आने की खबर पहले ही हो चुकी है। हमारा बड़ी धूमधाम से इस्तकबाल होता और लोग हमारे कदमों को छूना अपने लिए फ़ख्र और खुशी का बायस समझते। कई बस्तियों में हमने सांप के डसे हुए लोगों का इलाज भी किया। फिर एक शाम हम एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां एक लाश हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये लाश एक ऐसे नौजवान की थी जो बड़ी प्यारी बांसुरी बजाता था और आसपास की बस्तियों में बांका मुरली वाला के नाम से मशहूर था। उसकी उम्र 25-30 साल के दरमियान थी और उसकी शादी अभी पिछले साल ही हुई थी। उसके बारे में लोगों में ये बात मशहूर थी कि उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर पंछी उड़ना भूल जाते हैं और बहता पानी रुक जाता है। चंद रोज़ पहले वो नौजवान किसी काम से 10-12 कोस दूर एक बस्ती में गया था। वहाँ से वापस आया तो शाम का वक्त हो रहा था और उसे जंगल से गुजरकर अपनी बस्ती तक आना था। उसने बांसुरी होंठों से लगा ली और उसे बजाते हुए जंगल से गुजरकर बस्ती की तरफ आने लगा। बस्ती के करीब आकर जैसे ही उसने बांसुरी अपने होंठों से अलग की, करीब ही शूं की सी आवाज़ आई और एक सांप ने उसे डस लिया। वो चीख मारकर वहीं ढेर हो गया। उसकी चीख सुनकर लोग भागम भाग आए और उसे एक मकान में ले गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकते, जहर बिजली किसी तेजी से उसके सारे बदन में फैल गया और उसका बदन सर से पांव तक नीला पड़ गया। किसी शख्स का सांप के कांटे से मर जाना बस्ती वालों के लिए कोई अनोखी बात न थी। ऐसे वाक़यात होते ही रहते थे।
लेकिन यहाँ मसला ही कुछ और था। जब से इस नौजवान ने दम तोड़ा था तभी से एक सांप उसके जिस्म से चिमटा हुआ था और किसी को भी अपने करीब ना आने देता था। उस नौजवान को मरे 3 रोज हो चुके थे और उस सांप की वजह से लोग अब तक उसकी लाश न उठा सके थे। जिस मकान में नौजवान की लाश पड़ी थी उस तक पहुंचते पहुंचते हमें ये सारे हालात मालूम हो चुके थे। सहन में एक चारपाई पर नौजवान की लाश पड़ी थी और उस पर पड़ी हुई सफ़ेद चादर के एक कोने से सांप का छोटा सा फन साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही सारंग बाबा की आंखें चमक उठी। उन्होंने लोगों को दूर रहने का इशारा किया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अनोशा बेटे, इसे पहचानो और शुरू हो जाओ। मैंने सांप के फन की तरफ गौर से देखा, पहचान लिया कि यह कौन सा सांप है और इसको मस्त करने के लिए कौन सी धुन बजानी पड़ेगी। सारंग बाबा ने मुझे 100 धुनें सिखाते वक्त हर धुन के मुतालिक सांप की निशानदेही बताई थी। दूसरे पानी के राजा और खुशकी के राजा की अजीबोगरीब दावतों के बाद मेरी हालत कुछ से कुछ हो गई थी, इसलिए मैंने सांप को देखते ही बीन होंठों से लगा ली। सारंग बाबा की सिखाई हुई धुन बजाने लगा। बीन की आवाज़ सुनते ही सांप पहले तो ज़रा चौंका और फिर झुका हुआ चारपाई से उतरकर ज़मीन पर आ गया। ज़मीन पर आकर उसने कुंडली मारी और झूम झूम कर अपना छोटा सा खूबसूरत फन लहराने लगा। फिर अचानक मेरे गले में झूलता हुआ शानी नीचे आया और उसने झूमते हुए सांप को गर्दन से दबोच लिया और फिर उसे घसीटते हुए मेरे कदमों में ले आया। मैंने बीन होंठों से हटाकर उससे भरी नज़रों से सांप की तरफ देखा और बोला, ओ कमबख्त, क्या इस नौजवान को डसकर तेरा जी नहीं भरा था कि अब तो इसकी लाश से आ चिमटा है और इसके रिश्तेदारों को इसे उठाने नहीं देता? इसके जवाब में सांप की हल्की सी छूं छूं की आवाज़ आई। वो कह रहा था, महाराज, मैंने इसे जानबूझकर नहीं डसा, मैं तो इसकी बांसुरी की आवाज़ सुनता हुआ इसके पीछे पीछे आ रहा था कि एक जगह वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैं इसके नीचे आ गया और मेरा जहर इसके जिस्म में चला गया। मैं इसकी बांसुरी सुनने के लिए इसके साथ चिमटा हुआ हूँ। आप मुझे इसकी बांसुरी सुनवा दीजिए, मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। इसे पकड़े रखो शानी, इसका झूठ सच अभी मालूम हो जाता है। ये कहकर मैं नौजवान की लाश की तरफ बढ़ा। चादर हटाकर उसके बदन को देखा जो सर से पांव तक नीला हो चुका था। फिर मैंने पलटकर सांप से कहा, तू हमसे झूठ बोलता है। तूने इसे एक जगह नहीं 10 जगह डसा है। फौरन इसके जिस्म से अपना जहर निकाल ले, वरना मैं शानी को हुक्म दूंगा और वो तुझे जलाकर भस्म कर देगा। सांप मेरा यह हुक्म सुनकर लाश की तरफ आने लगा। शानी उसे पकड़े हुए था। जब वो चारपाई के करीब आया तो मेरे इशारे पर शानी ने उसे छोड़ दिया और वो चारपाई पर चढ़कर लाश की दाहिनी पिंडली पर मुंह रखकर उसका जहर चूसने लगा। इसके साथ ही मैंने बीन बजानी शुरू कर दी। ये महाताली थी। महाताली ने ये अजीब असर दिखाया कि सांप का सारा जहर लाश में से खींच खींच कर सांप के जिस्म में वापस पहुंचने लगा। जैसे ही जहर लाश से निकलता गया उसकी नीलाहट कम होती गई और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गई। सांप लाश से सारा जहर वापस चूस चुका तो वो चारपाई से नीचे उतर आया और मुझसे 2 कदम के फासले पर कुंडली मार कर बैठ गया। वो कह रहा था, अब क्या हुक्म है महाराज? मुझे इसकी बांसुरी सुनने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? इसे तो मरे हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। मैंने कहा, तुम्हें बांसुरी कौन सुनाएगा और कैसे सुनाएगा? कुछ कीजिए महाराज, सांप ने दरख्वास्त की। अभी मैं कुछ कहने ना पाया था कि सारंग बाबा तेजी से आगे बढ़े और कहने लगे, अरे मूर्ख, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तू खुद बांसुरी बजाना चाहता हो तो दूसरी बात है। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद बांसुरी कैसे बजा सकता हूँ? सांप ने हैरानी से कहा। सारंग बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। ये नौजवान मर चुका है लेकिन तू जिंदा है। तू अगर चाहे तो तेरी जान इसके जिस्म में जा सकती है और इस तरह तू खुद बांसुरी बजा सकेगा। मुझे मंजूर है महाराज, सांप ने कहा। तो ठीक है, सारंग बाबा ने कहा, अभी इसका बंदोबस्त हुआ जाता है। अब हमारे इर्द गिर्द मशालें रोशन हो चुकी थीं और सब लोग खामोशी और हैरत से हमारी तरफ देख रहे थे। सांप की बातें सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते थे। लोगों का उन्हें समझने का सवाल ही पैदा न होता था। सारंग बाबा ने अपने थैले में से एक चिकनी सी दुआ निकाली और उसे लाश के सीने और पेट पर मल दिया। फिर वह सांप से कहने लगे, लो आओ और इसके मुंह पर मुंह रखकर लेट जाओ। सांप ने फौरन सारंग बाबा के हुक्म की तामील की और लाश के मुंह पर मुंह रखकर लेट गया। सारंग बाबा ने शानी की गर्दन पकड़ ली और फिर मुझसे बोले, अनोशा बेटे, अब शानी वाली धुन बजाओ। मैंने बीन पर शानी वाली धुन शुरू कर दी। ये वही 100वीं धुन थी जो सारंग बाबा ने मुझे सिखाई थी। मैं बीन बजाता रहा और शानी सारंग बाबा के हाथ में बेचैनी से बल खाता रहा। जैसे जैसे बीन की लय तेज होती गई, शानी की बेचैनी बढ़ती गई। सारंग बाबा ने एक हाथ से शानी को गर्दन से थाम रखा था और दूसरा हाथ वो सांप के जिस्म पर फेर रहे थे। यूं लगता था जैसे वो सांप की जान को उसके जिस्म से खींचकर उसके मुंह में जमा कर रही हैं ताकि उसे नौजवान के जिस्म में दाखिल कर सकें। इसके साथ ही वो मुंह ही मुंह में कोई मंत्र भी पढ़ रहे थे। फिर सारंग बाबा ने शानी की गर्दन छोड़ दी और उसका मुंह सांप की दुम के करीब कर दिया।
आग का एक शोला सलपका और सांप की दुम किसी खुश्क लकड़ी की तरह जल उठी। अब सारंग बाबा ने सांप के मुंह पर अपना हाथ रख दिया ताकि वो लाश के मुंह पर मजबूती के साथ जमा रहे। मैं बीन बजाए जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि सांप का जलता हुआ जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा था और उसके जिस्म की आग से लाश पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब आग सांप के मुंह तक पहुंची तो सारंग बाबा ने बीन बंद करने का इशारा किया। मैंने बीन होंठों से हटाई और गौर से लाश की तरफ देखा। सारा सांप जलकर राख हो चुका था और एक जली हुई रस्सी की सूरत में नौजवान की लाश पर पड़ा नजर आ रहा था। सारंग बाबा ने सांप की राख को बड़ी एहतियात से लाश पर से समेटकर पोटली में बांध लिया। फिर पानी की एक बाल्टी मंगवाई और उसे नौजवान की लाश पर उंडेल दिया। पानी का उंडेलना था कि नौजवान झुरझुरी लेते हुए उठ खड़ा हुआ। नौजवान को उठते देखकर इर्द गिर्द खड़े लोगों की चीखें निकल गईं, लेकिन ये चीखें हैरानी और खुशी की थीं। सारंग बाबा ने उनके भांके मुरली वाले को 3 दिन बाद जिंदा कर दिया था, लेकिन ये बात सिर्फ सारंग बाबा और मुझे ही मालूम थी कि अब उसके जिस्म में जो जान है वो उसकी अपनी नहीं, उस सांप की है जिसने उसे डसा था। इसके बाद बस्ती वालों ने हमारी जो खातिर मुदारत की उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं। वो खुश थे कि उनका भांका जिंदा हो गया था। उसकी बीवी खुश थी कि उसका सुहाग सलामत रह गया था। उसकी बांसुरी का आशिक सांप खुश था कि अब वो खुद बांका बन गया था और खुद बांसुरी बजा सकता था। ये एक ऐसा अजीबोगरीब सौदा था जिसमें सब नफ़ा में रहे थे। बस्ती वाले भी, बांका भी, बांके की बीवी भी और बांके की बांसुरी का आशिक सांप भी। लेकिन सारंग बाबा के कहने के मुताबिक सबसे ज़्यादा नफ़े में हम रहे थे, क्योंकि उस सांप की राख की सूरत में हमें एक अनमोल खजाना हाथ आ गया था। सारंग बाबा एक मुद्दत से इसकी तलाश में थे, इसलिए इस सांप को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी थीं। अगली सुबह मुँह अंधेरे ही हम वहाँ से चल दिए। मंजिल केसर नाग का जंगल था और जहाँ नागों का नाग केसर नाग रहता था, जो अजदे की सवारी करता था और जिसके बदन से केसर यानी ज़ाफ़रान की खुशबू आती थी। और यही खुशबू इस नाग का सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि जो कोई भी इसके करीब जाने की कोशिश करता था इस तेज़ खुशबू की वजह से बेहोश हो जाता था। कई महीनों के सफ़र के बाद हम आखिरकार उस पहाड़ी के दामन में पहुंचे जिसके दूसरी तरफ केसर नाग का घना और खौफनाक जंगल था और जहां दिन के वक्त भी रात का सा अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल के अंदर 7 छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। छोटी पहाड़ी के करीब एक चश्मा था जिसका पानी कुछ दूर तक बहने के बाद केसर नाग के जंगल के घने दरख्तों में गायब हो जाता था। उस चश्मे से ज़रा फासले पर वह पुरस्रार और खौफनाक गार था जिसमें नागों के नाग केसर नाग का बसेरा था। ये गार पहाड़ी के अंदर ना जाने कितनी दूर तक चला गया था। केसर नाग हर महीने की 14वीं रात को अपने अजदे पर सवार होकर जंगल की सैर करने के लिए गार से बाहर आता था। इस सैर के दौरान जो भी जानदार इंसान या हैवान उसके नज़दीक आता था वो उसकी तेज़ खुशबू से बेहोश हो जाता था और फिर अजदे का लुकमा बन जाता था। हमसे पहले ना जाने कितने सन्यासी, जोगी और सपेरे केसर नाग को काबू करने की कोशिशें कर चुके थे और नाकाम रहे थे। अब केसर नाग के जंगल में जगह जगह उनकी हड्डियों के पिंजर बिखरे पड़े थे। हड्डियों के उन ढांचों ने केसर नाग के डरावनेपन को और भी बढ़ा दिया था। सारंग बाबा ने ये तमाम बातें मुझे सफ़र के दौरान में ही बता दी थीं। पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी। हम शाम के करीब उस बस्ती में पहुंचे, रात उस बस्ती में बसर की और सुबह होते ही केसर नाग के जंगल की तरफ चल दिए। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर हमने सामने निगाह की। जहाँ तक नज़र काम करती थी जंगल ही जंगल दिखाई देता था। हम पहाड़ की उतराई उतरे और फिर जंगल में दाखिल हो गए। जब हम बस्ती में दाखिल हुए तो चांद की 11वीं तारीख थी। इस लिहाज से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 दिन और 2 रातें थीं। मगर जंगल में दाखिल होने के बाद हमारे लिए दिन और रात का फ़र्क मिट गया। हम चलते रहे, कहीं रुके और ना कहीं आराम किया। अगरचे सारंग बाबा मुझे बता चुके थे, लेकिन हकीकत में ये जंगल उससे कहीं ज़्यादा घना और डरावना था। चंद कदम चलने के बाद कोई ना कोई हड्डियों का ढांचा हमारे कदमों से टकराता था। यूं लगता था जैसे केसर नाग के जंगल में हड्डियों के सैकड़ों नहीं हज़ारों ढांचे बिखरे पड़े हैं। जंगल से गुजरकर हम पहली पहाड़ी पर पहुंचे। उसके आगे फिर जंगल था, फिर दूसरी पहाड़ी आई, फिर तीसरी, और जब हम चौथी पहाड़ी के करीब पहुंचे तो 13वीं रात का चांद अपना सफ़र ख़त्म कर चुका था। उस पहाड़ी के पास पहुंचकर हमने इत्मीनान का सांस लिया। हम केसर नाग के घने और खौफनाक जंगल में मुसलसल 2 दिन और 2 रातें सफ़र करते रहे थे और अब अपनी मंजिल पर आ पहुंचे थे। सुबह होने वाली थी। हमारे पास आराम, इंतज़ार और तैयारी के लिए पूरा दिन पड़ा था। सामने कुछ दूर वो चश्मा दिखाई दे रहा था जिसका पानी कुछ दूर बहने के बाद केसर नाग के जंगल के घने दरख्तों में गायब हो जाता था। हम सीधे उस जंगल की तरफ बढ़े। चश्मे के पास पहुंचते ही सारंग बाबा ने मेरे गले में झूलते हुए शानी को हाथ में लिया और उसे मुखातिब करके बोले,
शानी बेटे, तुम इस चश्मे में रहोगे और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर नहीं आओगे, समझ गए हो ना? शानी ने अपना फन हिलाया और फिर गड़ाप से चश्मे के पानी में गोता मार गया। फिर सारंग बाबा मुझसे बोले, लो ज़रा इस चश्मे का पानी पीकर देखो, पानी क्या है, अमृत है अमृत। मैंने झुककर औंक से पानी पिया। जायके और मिठास में वो बिल्कुल दूध की तरह मालूम होता था। मैं ऊपर तले कई चुल्लू पी गया। सारंग बाबा मुस्कुराते हुए बोले, वाह, तुम तो इस पानी पर ही रीझ गई। मैं उठ खड़ा हुआ और मुंह पहुंचते हुए सामने देखने लगा। उस चश्मे से कोई 50 कदम के फासले पर उस कार का थाना नजर आ रहा था जिसके अंदर केसर नाग का बसेरा था, जहां से वो हर महीने पूरे चांद की रात को अपने अजदे पर सवार होकर जंगल की सैर के लिए निकलता था। हम चश्मे से हटकर दरख्तों के एक झुंड में आ गए। सारंग बाबा ने कहा, अनोशा बेटे, अब तुम शाम तक आराम कर सकते हो। चांद निकलने के एक पहर बाद हमारा काम शुरू होगा। काम है तो बड़ा खतरनाक, लेकिन घबराना नहीं। मैं जवाब में कुछ कहने के बजाय मुस्कुराने लगा। काम कैसा ही खतरनाक सही, सारंग बाबा के होते हुए मुझे कोई खतरा न था। मुझे इत्मीनान था कि सारंग बाबा जानबूझकर मुझे मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। ये बात वो बहुत पहले कह चुके थे और उन्हें इसके दोहराने की ज़रूरत न थी। वैसे भी वो मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आए थे जहां हर खतरा बेमायनी हो जाता है। मैं वहीं ज़मीन पर लेट गया और जल्द ही नींद के आगोश में पहुंच गया। शाम तक बड़े मज़े की नींद सोता रहा। जब सारंग बाबा ने मुझे जगाया तो आसमान पर 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। नींद से बेदार होते ही एक अजीब सी बू मेरे नथनों से टकराई। ये बू चारों तरफ फैली हुई थी। केसर नाग अपने गार से बाहर आ चुका है अनोशा बेटे, सारंग बाबा ने मुझे बताया। ये बू जो तुम सूंघ रहे हो उसी की है। केसर नाग की बू से सारा जंगल महक उठता है, लेकिन जो जानदार उसके आसपास हो वो बेहोश हो जाता है। जरा अपने आप को संभाल कर बैठ जाओ। केसर नाग जब वापस आएगा तो इसी चश्मे के पास से होकर गार में वापस जाएगा। हम चश्मे और गार के दरमियान उसके सामने आकर अपना काम करेंगे। इसके बाद सारंग बाबा ने तफसील के साथ सारा काम मुझे समझाया। बांके की बांसुरी के आशिक सांप की राख की जो पोटली उनके पास थी उसके 2 हिस्से किए। आधी राख उन्होंने खुद रख ली और आधी मुझे थमा दी। इसके बाद हम चौकस होकर बैठ गए और केसर नाग की वापसी का इंतजार करने लगे। काफ़ी वक्त गुजर गया। उसके बाद अचानक एक खौफनाक गूंज की आवाज़ आई और इसके साथ ही तेज़ खुशबू मेरे नथनों से टकराई। गूंज ऐसी खौफनाक थी कि मुझे झुरझुरी सी आ गई और खुशबू ऐसी तेज़ थी कि मुझे अपने होशो-हवास रुखसत होते मालूम हुए। इस खौफनाक गूंज और खुशबू का मतलब सिर्फ एक था और वो ये कि केसर नाग सैर ख़त्म करके वापस आ रहा है और अब हमारे करीब से गुजरा ही चाहता है। सारंग बाबा ने उसका बंदोबस्त पहले से कर रखा था। गूंज की आवाज़ आते ही उन्होंने अपने थैले से वो दवा निकाली जो दरिया के किनारे वाले 14 हाथ लंबे अजदे की राख से तैयार की गई थी। उन्होंने कुछ दवा अपनी नाक में छिड़की और कुछ मेरी नाक में छिड़क दी। दवा छिड़कने की देर थी कि खुशबू का एहसास एकदम ख़त्म हो गया। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रा भी बू नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद चश्मे के करीब एक बहुत बड़ा अजदा नमूदार हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। उसे देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैं तो उस 14 हाथ लंबे अजदे को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन ये अजदा तो कई 14 हाथ लंबा मालूम होता था और फिर उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे किसी गार का दाना। वो एक सालम आदमी को निकल सकता था, लेकिन ये अजदा केसर नाग नहीं उसकी सवारी था। केसर नाग तो उसके सर पर बैठा हुआ था। छोटा सा सांप था, लेकिन उसकी आंखों से शोले निकलते महसूस होते थे और ये आंखें तेजी के साथ चारों तरफ घूम रही थीं। जब केसर नाग चश्मे के पास से गुजरकर गार की तरफ बढ़ा तो सारंग बाबा ने मेरा बाजू थाम लिया और बोले, आओ बेटे, हमारे काम का वक्त आन पहुंचा है। हम तेजी से दरख्तों के झुंड से निकले और गार के दरवाजे से कोई 15 कदम उधर जा खड़े हुए। सारंग बाबा ऐन गार के दरवाजे की सीध में और मैं उनसे चंद कदम हटकर दाएं तरफ। केसर नाग अपने अजदे पर सवार सीधा सारंग बाबा की तरफ आ रहा था। सारंग बाबा को अपने सामने देखकर नाग शायद हैरान रह गया। उसकी तेज खुशबू तो हर जानदार को मस्त और बेहोश कर देती थी और यहाँ एक इंसान उसके सामने अपने होशो हवास में खड़ा था। गुस्से की हालत में वो अजदे के सर से उछलकर सारंग बाबा की पेशानी से जा टकराया। उसके मुंह से एक शोला सा निकला और सारंग बाबा जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। केसर नाग जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस अपने अजदे के सर पर पहुंच गया। मैं फौरन आगे बढ़ा और सारंग बाबा का मुंह खोलकर उस दवा में से जो उन्होंने मुझे दी थी थोड़ी सी दवा उनके हलक में डाल दी और वापस अपनी जगह पर आ गया। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि सारंग बाबा भले चंगे होकर फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने निगाहों ही निगाहों में मुझे शाबाश दी और फिर केसर नाग के आन सामने आ गए। बिजली की सी तेजी से केसर नाग फिर उन पर झपटा और उनकी पेशानी पर डसकर वापस अपनी जगह पर आ गया। सारंग बाबा फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। मैंने फिर आगे बढ़कर दवा उनके हलक में डाल दी और वापस अपनी जगह पर आ गया।
जरा देर बाद सारंग बाबा फिर उठ खड़े हुए और फिर केसर नाग के सामने खड़े हो गए। केसर नाग ने झुंझलाकर एक खौफनाक फुंकार मारी, अपनी जगह से उछला और सारंग बाबा की पेशानी से जा टकराया, एक शोला सा लपका। फिर केसर नाग तेजी के साथ वापस अपनी जगह पर आ गया और सारंग बाबा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। मैंने फौरन आगे बढ़कर दवा उनके हलक में डाल दी। जरा देर बाद वो उठ खड़े हुए और फिर केसर नाग के सामने सीना तानकर खड़े हो गए। केसर नाग ने एक बार फिर झुंझलाकर उन पर हमला किया। वो अपनी जगह से उछला और सारंग बाबा की पेशानी पर डसकर अपनी जगह वापस पहुंच गया। सारंग बाबा लड़खड़ाए लेकिन जमीन पर गिरे नहीं। मैं उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने बाकी बची हुई सारी दवा खुद ही मेरे हाथ से लेकर फांक ली और मेरा कंधा थपकते हुए बोले, शाबाश बेटे, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन घबराना नहीं। इसका आधे से ज़्यादा जहर तो मैंने ख़त्म कर दिया है। शाबाश, अब चलो आ जाओ मैदान में। ये कहते ही वो एक तरफ हट गए और मैं केसर नाग के सामने जा खड़ा हुआ। इसके बाद यके बाद दीगरे 4 बार मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो सारंग बाबा के साथ हुआ था। ये और बात है कि सारंग बाबा की निस्बत मुझ पर केसर नाग के हर वार का असर ज़्यादा देर तक कायम रहा। सारंग बाबा तो केसर नाग के चौथे वार से ज़मीन पर नहीं गिरे थे और खुद ही दवा मेरे हाथ से लेकर फांक ली थी, लेकिन मैं केसर नाग के चौथे वार से भी खासी देर तक बेहोश रहा था। केसर नाग के चौथे वार के बाद जब मुझे दोबारा होश आया तो सारंग बाबा ने मुझे थपकी दी और बोले, शाबाश बेटे, अब जरा बीन संभाल लो। ये कहकर वो केसर नाग के सामने से हटकर अजदे की दुम की तरफ जा खड़े हुए। इसके साथ ही उन्होंने शानी को आवाज़ दी। शानी तो सुबह ही से जैसे चश्मे के अंदर उनकी आवाज़ का मुंतजिर था। आवाज़ सुनते ही वो एकदम से पानी से निकला और रेंगता हुआ सारंग बाबा की तरफ आया। सारंग बाबा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर मुझे इशारा किया। मैंने बीन बजानी शुरू की। ये वही शानी वाली धुन थी। बीन की आवाज़ सुनकर केसर नाग गुस्से भरी आंखों से मेरी तरफ घूरता रहा, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत न थी कि अपनी जगह से उठकर मुझ पर हमला कर सकता। 1 ना 2 पूरे 8 हमलों ने उसका सारा जहर ज़ाया कर दिया था और उसकी सारी ताकत जाती रही थी। मैं बीन बजाता रहा और वह गुस्से और बेबसी से मेरी तरफ देखता रहा। जैसे जैसे बीन की लय तेज़ होती गई वैसे वैसे शानी की बेचैनी बढ़ती गई। फिर सारंग बाबा ने शानी की गर्दन छोड़ते हुए उसका मुंह अजदे की दुम के करीब कर दिया। आग का एक शोला सा लपका और अजदे की दुम किसी खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगी। अजदे की दुम में आग लगी तो वह एक खौफनाक फुंकार के साथ तेजी से बल खाते हुए मुड़ा और अपने भारी भरकम जिस्म के साथ चश्मे की तरफ बढ़ा। आग की तपिश से उसका सर जोर से हिला। सर हिलने की वजह से केसर नाग जमीन पर गिर पड़ा और वो अजदहा जो ना जाने कब से अपने आका केसर नाग को हर महीने पूरे चांद की रात को जंगल की सैर कराता था, अब उसे जमीन पर पटक कर खुद चश्मे में कूद गया। लेकिन उसके जिस्म में जो आग लगी थी वो शानी की लगाई हुई थी। वो ऐसी ना थी जो पानी से बुझ सकती। अजदे के चश्मे में कूदते ही वही कुछ हुआ जो सरदार की बीवी के तंदुरुस्ती वाले जश्न के मौका पर उस शख्स के साथ हुआ था जिसके जिस्म में शानी की फुंकार ने आग लगा दी थी और वो अपने आप को बचाने के लिए जौहड़ में कूद गया था। जिस तरह उस शख्स के कूदते ही जौहड़ एक दहकता हुआ अलाव बन गया था, उसी तरह अजदे के चश्मे में कूदते ही चश्मे में आग लग गई थी। लेकिन हमें पानी में आग का ये तमाशा देखने की फुर्सत न थी। जैसे ही अजदा केसर नाग को जमीन पर पटक कर चश्मे की तरफ लपका, सारंग बाबा ने आगे बढ़कर केसर नाग को दबोच लिया। उन्होंने उसके दरमियान से खींचकर 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा वो खुद कचर कचर खा गई और दूसरा टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो अनोशा बेटे, जल्दी से खा जाओ। सारंग बाबा की ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया और डर के मारे एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? मैं सांप को खाऊं? ये कैसे हो सकता है? मूर्ख ना बनो बेटे, खाओ, खा जाओ इसे, जल्दी से खा जाओ। नहीं बाबा जी, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैंने कराहत से कहा। यह तुम्हारे भले की बात है अनोशा बेटे, सारंग बाबा बोले, खाओगे तो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल सांप खाने पर आमादा नहीं हो रहा था। मेरी हिचकिचाहट देखकर सारंग बाबा ने आगे बढ़कर मुझे दबोच लिया। एक हाथ से मेरा मुंह खोला और दूसरे हाथ से केसर नाग के जिस्म का आधा हिस्सा जबरदस्ती मेरे हलक में ठूंस दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में आग सी लग गई है। इसके साथ ही मेरा जी मतलाने लगा। सामने चंद कदम के फासले पर वो चश्मा था जिसमें अजदा कूद गया था। अब उसमें अजदा था और ना पानी। चश्मे का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया था और अजदे का कहीं पता ना था। चश्मा खुश्क होकर एक गहरे खड्ड की तरह नजर आ रहा था। मेरे जिस्म में आग सी लगी हुई थी। ऐसा मौका इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और फिर मुझे अपने आप की कोई सुध बुध न रही। जब मुझे होश आया तो मैंने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा। चारों तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था और मैं केसर नाग के जंगल में नहीं, किसी मैदान में पड़ा था। ये मैदान मुझे जाना पहचाना सा लगा।
दिमाग पर जोर दिया तो फौरन याद आ गया कि ये तो वही मैदान है जहां सरदार की बीवी के तंदुरुस्त होने की खुशी में खेल तमाशों का एहतमाम किया गया था और जहां शानी हमारे हाथ आया था। इसी मैदान के एक कोने में मिट्टी का वो टीला भी नजर आ रहा था जहां कभी जौहर होता था और जिसमें शानी का पहला मालिक शानी की फुंकार से जिस्म में आग लग जाने के बाद कूदा था। सारंग बाबा की हदायत पर बस्ती के सरदार ने उस मिट्टी के टीले के गिर्द जो बाड़ लगवाई थी वो कायम थी। कहो अनोशा बेटे, अब कैसे हो? सारंग बाबा की आवाज़ मेरे कान में आई। मैं चौंक उठा। सारंग बाबा मुझ पर झुके हुए थे। उनकी आवाज़ मुस्कुरा रही थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों, सब कुछ समझते हों। बाबा जी, हम कहाँ हैं? मैंने हैरत से कहा। तुम पहचाने नहीं इस जगह को? पहचान तो गया हूँ महाराज, मैंने जवाब दिया। ये वही मैदान है जहाँ खेल तमाशे दिखाए गए थे, लेकिन सवाल यह है कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए? केसरनाग के जंगल से। सारंग बाबा कहने लगे, क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें केसरनाग का आधा हिस्सा खिलाया है? ये उसी का असर है कि तुम पल भर में वहां से यहाँ पहुंच गए। मैं तो तुम्हें केसरनाग के जंगल से सीधा तक्षक नाग के मंदिर में तुम्हारी खाला के पास ले जाता, लेकिन हमने यहाँ जंगल में बरगद के दरख्त की जड़ों में जो सांप हंडिया में बंद करके दबाया था उसे निकालना है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मुझे याद है बाबा जी, अच्छी तरह याद है, मैंने कहा। तो उठो और वो हंडिया निकाल लाओ, सारंग बाबा बोले। मैं और शानी तुम्हारा इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा, मैंने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पहले इर्द गिर्द एक नजर डाली और फिर जंगल की तरफ चल दिया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं चल नहीं रहा, बल्कि जमीन मेरे कदमों तले से सरक सरक कर मुझे आगे बढ़ाई जा रही है। यूं लगता था जैसे मैं उड़ रहा हूं। यकीनन ये उसी केसरनाग का असर था जो सारंग बाबा ने जबरदस्ती मुझे खिलाया था। जरा सी देर में मैं जंगल में बरगद के उस दरख्त के पास जा पहुंचा जिसकी जड़ों में हमने वो हंडिया दबाई थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं मिट्टी खोदने के लिए कोई खुरपा या कुदाल तो लाया ही नहीं। हंडिया कैसे बाहर निकालूंगा? इतने अरसे में तो मिट्टी के ऊपर की तह सख्त हो गई होगी, लेकिन जब मैंने उस जगह को हाथ लगाया तो मेरा हाथ लगते ही वहां एक बड़ी सी दरार पड़ गई। शायद ये भी उसी केसरनाग का असर था जिसे सारंग बाबा ने मुझे खिलाया था। मैंने हंडिया निकाली और जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस सारंग बाबा के पास जा पहुंचा। मैंने हंडिया उन्हें थमा दी और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह मेरा हाथ लगते ही मिट्टी ने मुझे रास्ता दे दिया था। सारंग बाबा मुस्कुरा दिए। शायद वो जानते थे कि ऐसा ही होगा और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे अकेले वो हंडिया लाने के लिए भेजा था। सारंग बाबा ने हंडिया अपने थैले में डाली और फिर मिट्टी के टीले की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये टीला याद है ना, कैसे और क्यों बनाया गया था? बड़ी अच्छी तरह याद है बाबा जी, मैंने कहा। यही तो वो जौहर था जिसमें उस जलते हुए शख्स ने छलांग लगाई थी। हाँ अनोशा बेटे, सारंग बाबा बोले। तुम्हें यह भी याद होगा कि जौहर का पानी भाप बनकर उड़ गया था और उस शख्स का जिस्म कीचड़ में मिलकर पत्थर की सिल की तरह सख्त हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा। तो यूं करो अनोशा बेटे, इस मिट्टी को हटाओ और देखो इसके नीचे से तुम्हें क्या मिलता है। मैं मिट्टी के टीले की तरफ बढ़ा। हाथ लगाते ही बाड़ एक तरफ जा गिरी और मैं आगे बढ़कर मिट्टी हटाने लगा। बरगद वाले गड्ढे की तरह यहाँ भी मिट्टी मेरा हाथ लगने के साथ ही हटती जा रही थी। ज्यादा देर न हुई थी कि जौहर की वो तह नजर आने लगी जो पत्थर की सिल की तरह सख्त हो गई थी। जब मेरी निगाहें उस पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वहाँ कितने ही सुरख और सफ़ेद हीरे जगमग जगमग कर रहे थे। बाबा जी, मैं पुकारा। यहाँ तो हीरे हैं, सफ़ेद और सुरख हीरे। सब निकाल लाओ बेटे, सारंग बाबा ने कहा। मैं उस पत्थर की सिल की तरह सख्त तह को तोड़ तोड़ कर हीरे निकालने लगा। ये सख्त तह भी मेरे हाथों में नरम मिट्टी के ढेलों की तरह टूटती जा रही थी। जल्द ही मैं सफ़ेद और सुरख हीरों से दामन भरकर बाहर निकल आया। शाबाश बेटे, सारंग बाबा ने कहा। तुम्हें कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि तुम क्या से क्या बन गए हो। जल्द ही तुम्हें अपनी बाकी ताकतों का अंदाज़ा भी हो जाएगा। जानते हो ऐसा किस वजह से हुआ? सिर्फ इस वजह से कि तुम पर शीश नाग और तक्षक नाग दोनों का साया है। अब तुम ये हीरे उनकी नज़र करोगे। सफ़ेद हीरे तक्षक नाग के मंदिर में और सुरख हीरे शीश नाग के मंदिर में जाएंगे। ये सुनकर मेरा ध्यान फौरन उस अजदे की तरफ गया जो अपनी आग में दुम लगने के बाद केसर नाग को ज़मीन पर पटक कर चश्मे में कूद गया था। मैंने कहा, बाबा जी, तो क्या उस चश्मे की तह से भी हीरे मिलेंगे? वहाँ भी तो अजदा केसर नाग को ज़मीन पर पटक कर चश्मे में कूद गया था। सारंग बाबा मुस्कुरा कर बोले, तुम ठीक समझे हो अनोशा बेटे। जैसे यहाँ हीरे बने हैं वैसे ही उस चश्मे में भी हीरे बनेंगे और इनसे ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वो किसी और की अमानत हैं। किसकी, ये वक्त आने पर तुम खुद जान लोगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि बस्ती का सरदार अपने चंद आदमियों के साथ आता दिखाई दिया। सारंग बाबा को पहचान कर वो एकदम आगे बढ़ा और उनके घुटनों को हाथ लगाते हुए बोला, महाराज,
क्या मैं आपकी खिदमत के काबिल नहीं रहा, जो मैं आपको अपने घर की बजाय इस मैदान में देख रहा हूँ, या मुझसे कोई खता हो गई है? सारंग बाबा ने जवाब दिया, तुम गलत समझे हो मेरे दोस्त, हम नाराज नहीं हैं। हमें यहाँ आए अभी थोड़ी देर ही हुई है। मुझे और ख़ास तौर पर अनोशा बेटे को यहाँ कुछ काम था जिससे हम अभी अभी फारिग हुए हैं। अब हमारा इरादा तुम्हारी तरफ जाने का ही था। अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। हम सरदार के साथ बस्ती में पहुंचे। उसने हमें उसी अलग थलग मकान में ठहराया जिसमें हम इससे पहले ठहरे थे। जल्दी हमारे लिए निहायत उम्दा खाना और शानी के लिए दूध से भरी हुई बाल्टी आ गई। हमने तो खाना थोड़ा सा ही खाया, लेकिन शानी ने पूरी की पूरी बाल्टी खाली कर दी। बड़ी देर बाद उसे ऐसा उम्दा और ताज़ा दूध पीने को मिला था